ओके तो हेलो एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th विषय जीव विज्ञान का अध्याय 12 अर्थात जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी जो है वह 10 नंबर का एक यूनिट है, जिसमें से लेसन नंबर 11 हमने पढ़ लिया है और लेसन नंबर 12 अर्थात यह 5 से लेकर के 6 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य और कृषि में क्या उपयोग है, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है। और फिर है मानव इंसुलिन एवं वैक्सीन का उत्पादन कैसे किया जाता है, जीन चिकित्सा क्या है, अनुवांशिकीय रूपांतरित जीव जैसे बीटी फसलें और ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, और जैव सुरक्षा की समस्याएं क्या क्या है, बायोपायरेसी एवं पेटेंट क्या क्या है। सभी जो टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन एग्जाम में हर वर्ष देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। और सबसे पहला पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग। इससे पहले के चैप्टर में हमने जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत और वह कैसे काम करता है या उसकी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं या हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट पे जाएं और प्लेलिस्ट पे हमने सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। साथ साथ में सभी चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड हैं वहाँ पे, तो जा कर के आप नोट्स को डाउनलोड कर लें और चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें यदि आप बायोलॉजी में अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी क्या है। हालांकि आप इसे डिटेल में पहले से ही पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम इसकी परिभाषा को दोहरा देते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है जिसमें जैव रसायन, सूक्ष्म जैव की, आणविक जीव विज्ञान, अनुवांशिकी आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो डायरेक्ट हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं और वह है जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग। क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा कि वहाँ पूछा जाएगा जैव तकनीकी या जैव प्रौद्योगिकी का क्या परिभाषा है और औषधि के क्षेत्र में इसका उपयोग लिखिए या चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग लिखिए, या क्वेश्चन आ सकता है स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका उपयोग लिखिए, या पूछ सकते हैं कृषि के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही आंसर लिखना है। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में पूछ रहा है तो कृषि के बारे में नहीं लिखना है, यदि कृषि के बारे में पूछ रहा है तो स्वास्थ्य के बारे में आपको नहीं लिखना है। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग होगी जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में उपयोग और योगदान। तो सबसे पहले है जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित उपयोग और योगदान है। सबसे पहला है स्वास्थ्य की देखभाल में अर्थात हेल्थ केयरिंग में इसका क्या क्या यूज है। तो अगर हम बात करें तो रोगों के निदान एवं उपचार में जैव प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान होता है, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी जो होती है लक्षणों के आधार पर रोग निदान एवं रोगों का उपचार करती है। और इससे हम यदि बात करें तो सबसे पहला हो सकता है टीकों द्वारा रोकथाम। चूँकि हम जानते हैं टीकों का निर्माण बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो पाया है। ऐसे ही स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन भी इसके द्वारा संभव है। और गर्भ से पूर्व ही जानकारी बच्चे के बारे में यदि जानना है तो उसमें भी जो ये जीन चिकित्सा जिसको हम बोलते हैं, जीन चिकित्सा के बारे में आगे हम डिटेल में भी जानेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या कहते हैं, गर्भ से पूर्व रोगों की जानकारी भी बताती है, जैसे कि यदि कोई भी रोग है, थैलेसीमिया है, एड्स है, इन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जीन में अदला बदली करके जीन चिकित्सा भी इसका यूज होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरा जो उपयोग है वह है औषधियों के निर्माण में अर्थात जो जैव प्रौद्योगिकी है या बायोटेक्नोलॉजी है उसका औषधि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एग्ज़ाम में लिखने को आ सकता है, अलग से केवल औषधियों के बारे में आएगा तो केवल औषधियों के बारे में ही आपको लिखना होता है। तो जैव तकनीकी ने औषधि के उत्पादन क्षेत्र में एक क्रांति सी ला दी है, अर्थात बहुत ज़्यादा उत्पादन जैव प्रौद्योगिकी की मदद से होता है। वर्तमान में लगभग 30 से अधिक पुनर्संयोजक चिकित्सीय औषधियाँ विश्व में मानव के लिए प्रयोग हेतु स्वीकृत हो जाती हैं, जिसमें से लगभग 12 जो है वो भारत में भी मान्य है। शरीर में बनने वाले हार्मोन्स जैसे रोग प्रतिरोधी प्रतिजैविक प्रोटीन्स, इंटरफेरॉन, टीके,
आदि की उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए विशिष्ट रसायनों की प्राप्ति बहुत कम व्यय पर इन तकनीकों के द्वारा संभव हो सका है। ऐसे ही जो कृषि में अपशिष्ट पदार्थ हैं या बहुत सारे ऐसे रसायन हैं, उनका यूज करके विटामिन है, स्टेरॉयड है, प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, आदि का निर्माण किया जा सकता है। जैसे यदि हम बात करें तो सन 1980 में जीवाणु के प्लाज्मिड और मानव कोशिका के 11 नंबर के गुणसूत्र के डीएनए को पुनर्संयोजित करके इंसुलिन बना लिया गया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मानव इंसुलिन को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो उसको लेकर के आपको परेशानी नहीं, क्योंकि एग्जाम में वो अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है और सिलेबस में भी मानव इंसुलिन अलग से दिया गया है। यह प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला इंसुलिन था जो मानव शरीर के लिए निर्मित था, और इसका नाम रखा गया था ह्यूमुलिन रखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कितनी यूजफुल है। ऐसे ही जीवाणु कोशिकाओं का यूज करके इंटरफेरॉन का निर्माण किया गया। आप जानते हैं इंटरफेरॉन एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि वायरस से संक्रमण से पहले ही सूचना पहुंचा देती हैं और अपने आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित नहीं होने देती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा प्रोटोपीन नामक मानव वृद्धि हार्मोन का भी निर्माण किया जा चुका है, जिससे बौनेपन का इलाज किया जा सकता है। ऐसे ही एक है यूरोकाइनेज, नाम याद रखिएगा, यूरोकाइनेज, ठीक है, यूरोकाइनेज नामक रुधिर के थक्का बनने को घोलने वाले एंजाइम का भी प्रयोग किया जा चुका है, यानी निर्माण किया जा चुका है, जिससे जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे हार्ट के फेल्योर के चांसेज कम हो जाते हैं। तो अगर हम औषधियों के क्षेत्र में बात करते हैं तो बहुत सारी दवाएं भारत में भी स्वीकृत हो गई हैं। जैसे कि अगर लिखने के लिए हम लिख सकते हैं मानव वृद्धि हार्मोन, मानव इंसुलिन, इंटरफेरॉन, और वैसे तो बहुत सारे हैं, है ना, इनको आप डिटेल में लिख सकते हैं। जिससे रिलैक्सिन का भी निर्माण किया जा चुका है, जो कि गर्भावस्था में जब प्रसव होने की पीड़ा होती है उस समय बहुत अच्छा यूजफुल रहता है इसका प्रभाव रिलैक्सिन का। रिलैक्सिन आपने वहाँ पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे जन्म चैप्टर। तो यहाँ पर कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण किया जा चुका है, रिलैक्सिन का निर्माण किया जा चुका है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन्स का भी निर्माण किया जा चुका है जैव प्रौद्योगिकी की हेल्प से। तो ये पॉइंट्स आप लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आगे बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग हो। कृषि में बहुत अधिक उपयोग होता है जैव प्रौद्योगिकी का। तो भोजन मानव की सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है, अतः खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, अर्थात अधिक रूपों में किया जा सकता है और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बड़े पैमाने में किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में जैव प्रौद्योगिकी की प्रमुख जो उपलब्धियां हैं वह निम्न है। नंबर 1 देखते हैं तो अधिक उत्पादन तथा उत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि इससे जैव प्रौद्योगिकी की हेल्प से ऐसे फसल या ऐसे प्लांट्स का निर्माण किया जा रहा है जिनसे उत्पादन अच्छा हो और गुणवत्ता भी अच्छी हो। तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से फसलों के उत्पादन एवं गुणवत्ता को नियंत्रित एवं उत्तम किया जा रहा है। जैसे कि सनबीन का पौधा होता है, जो सनबीन नामक विलक्षण गुण वाला यह जो पौधा होता है वह फ्रेंच बीन तथा सूर्यमुखी दोनों के जीन्स को मिलाकर के बनाया गया है। और इसी प्रकार पौधों को प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्षमता को बढ़ाकर अधिकाधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। बीजों की प्रोटीन्स में लगभग 70% प्रोटीन होती है, जिसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल का अभाव होता है, लेकिन ऐसे में धान की कई सारी प्रजातियों में इसको बढ़ाया जा चुका है। किसकी हेल्प से? जैव प्रौद्योगिकी की हेल्प से, जीन में बदलाव करके। नेक्स्ट है लवण तथा सूखा सहिष्णुता बढ़ाने एवं भूमि की अनुत्पादकता दूर करने में, अर्थात लवण और सूखा के प्रति सही सूढ़ियाँ झेलने की क्षमता उनके अंदर बढ़ाने के लिए तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसी फसल किस्मों का निर्माण किया जा रहा है जो लवण तथा सूखे के प्रति अधिक सहिष्णुता रखती हैं तथा साथ साथ में अनउपजाऊ जमीन पर भी उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारा होता है कि भारत में कई जगह खारापन का पानी होता है, ये जो मिट्टी भी होती है वो खारी होती है, तो लवण अधिक वाली मृदा में उत्पादकता की दर बहुत कम होती है। ऐसे में कोशिका संवर्धन के द्वारा अधिक खारेपन को सहने वाले
तथा सूखा सहिष्णु किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि अनुत्पादक भूमि पर भी उत्पादक खेती संभव हो सकी। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारक है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है, पादपों में प्रतिरोधकता तथा सहन शक्ति बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा पारजीनी जीव जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अलग से आपको पढ़ना है। पारजीनी जीव जिनको बीटी फसलें बोलते हैं, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पादपों का निर्माण संभव हो पाया है जिनमें रोगों के प्रति प्रतिरोधकता अधिक होती है, जैसे बीटी कपास, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बीटी बैगन आदि। ऐसे ही जैव उर्वरकों एवं जैव कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि। तो ऐसे में जैव उर्वरक का अर्थ होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया नहीं पाए जा रहे हैं, तो उनको ऐसा बनाना कि उनके अंदर वो बैक्टीरिया फिट हो सके या स्थानांतरित हो सके, जिससे उनको नाइट्रोजन मिल सके। तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से नॉन लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु का स्थानांतरण का प्रयास हो रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे कि अच्छे से अच्छे कृषि भी होती रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो ये 4 यूज आपको लिख देना होगा एग्ज़ाम में। और इस तरह से ये पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है कि जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जितना समय हो सके अपने पढ़ाई में लगाते रहिए, क्योंकि रिज़ल्ट जब अच्छा आएगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू।